ऋचा ने मम्मी पापा को सहारा देकर कार से उतारा, फिर उनके आगे आगे मकान की तरफ बढ़ी। मकान सन्नाटे में डूबा था। उसके आगे धूल और गंदगी का साम्राज्य था, जैसे महीनों से वहां सफाई नहीं की गई थी। सच भी था, ये मकान लगभग 1.5 महीने से बंद पड़ा था। ऋचा ने पर्स से चाबी निकालकर ताला खोला। मकान के अंदर का हाल भी बहुत बुरा था। बंद रहने के बावजूद सारी चीजें धूल से ढकी पड़ी थी। नमी के कारण एक अजीब भी बदबू हवा में विराजमान थी। मम्मी पापा को सोफे पर बिठाकर ऋचा कुछ सोचने लगी। उसके मम्मी पापा तो जैसे गूंगे और बहरे हो गए थे। वे बिल्कुल संज्ञा शून्य थे, आंखें खोई खोई थी और वे सोफे पर गुड्डे गुड़िया की तरह अविचल बैठे हुए थे। ऋचा ने जल्दी जल्दी मम्मी पापा के कमरे की थोड़ी बहुत सफाई कर दी, फिर उन्हें उनके कमरे में बिठाकर बाई को फोन करके उसे जल्दी घर आने के लिए कहा। मम्मी पापा तब तक चुपचाप बैठे रहे। पापा, आप अपने को संभालो, इतना सोचने से कोई फायदा नहीं। मम्मी, आप लेट जाओ, मैं बाहर से दूध ब्रेड लेकर आती हूँ, तब तक बाई आ जाएगी, फिर आगे क्या करना है सोचा जाएगा। ऋचा के बाहर जाने के बाद भी उसके मम्मी पापा वैसे ही बैठे रहे, पर अंदर से वे दोनों ही बहुत अशांत थे। उनके हृदय में एक तूफान मचल रहा था, दिमाग में हाहाकार मचा हुआ था। वे समझ नहीं पा रहे थे उन्हें किस पाप की सजा मिली थी। जीवन में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो उन्हें हवालात की शिक्षों के पीछे पहुंचा सकता था, फिर भी उन्हें सजा मिली थी। 1 महीने तक वे पत्नी और बेटे के साथ जेल के अंदर रहे। आज जमानत पर छूटकर आए थे। बेटा अभी भी बंद था। उनके दिमाग में एक जैसे विचार घुमड़ रहे थे। रमाकांत और शारदा का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय था। दोनों ही सरकारी सेवा में थे। संतानें 2 थी। बड़ी बेटी ऋचा की ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी थी। दामाद अभिनव एक अच्छी कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। बेटी ससुराल में सुखी थी। उनका बेटा प्रियांशु एमटेक करने के बाद नोएडा की एक कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी करने लगा था। कहीं कोई दुख या अभाव उनके जीवन में ना था। बेटे की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बातें चलने लगी थी। रमाकांत और शारदा अच्छी लड़की की तलाश में थे, पर शादी के पहले अच्छी बुरी लड़की का पता कहाँ चलता है। प्रियांशु की शादी एक रिश्तेदार की बेटी अखिला से हो गई, पर बेटे की शादी के बाद से ही रमाकांत के सुखमय परिवार में जैसे राहु केतु की कुदृष्टि पड़ गई। जिस लड़की को अच्छी बहू समझकर वे घर में लाए थे, उसने ससुराल की चौखट में कदम रखते ही अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। रमाकांत का परिवार बहुत शांत प्रिय परिवार था। घर का कोई भी सदस्य ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात थी, पर बहू ने घर में आते ही घर के शांत माहौल को आग लगा दी। घर के अन्य सदस्य उस आग को बुझाने का प्रयत्न करते, पर अखिला हर घड़ी उसमें ज्वलनशील पदार्थ डालती रहती थी। अखिला को पता नहीं क्या परेशानी थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। घर के किसी काम में वो हाथ नहीं बटाती थी। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी। प्रियांशु के दफ्तर जाने के बाद भी वो अपने कमरे से कम ही निकलती थी। सास से नाक भौं सिकोड़कर बात करती। शारदा बहुत समझदार और सहनशील महिला थी। वे सोचती, बहू नए घर में आई है, नए लोग और नए माहौल में शायद समन्वय नहीं बिठा पा रही होगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर सब कुछ ठीक नहीं हुआ। अखिला ने साफ साफ कह दिया, वो घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाएगी। वो घर की बहू है, नौकरानी नहीं। सबने एक दूसरे का मुंह देखा और बिना कुछ बोले जैसे सब कुछ समझ गए। अखिला आलसी और कामचोर थी, पर अपने पेट के लिए तो कीड़े मकोड़े और जानवर भी मेहनत करते हैं। अखिला को कब तक कोई बनाकर खिला सकता था। इसके बाद भी सभी अशांत थे कि अखिला एक दिन दुनियादारी का निर्वाह करेगी। रमाकांत आदतन सवाल कम करते थे, पर शारदा ने प्रियांशु से पूछा,
बहू ऐसा क्यों कर रही है बेटा? पता नहीं, प्रियांशु ने मुंह लटकाकर कहा। बेटा, तुम उसके पति हो, उसके दिल को टटोल कर तो देखो। शादी में उसकी भी मर्जी थी, फिर क्यों घर में अशांति फैला रही है? ठीक है, पता करूंगा, कहकर उसने बात को टाल दिया। पर बात टली नहीं, बल्कि और बिगड़ती गई। अब रात में प्रियांशु के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी थी। इन आवाजों में अखिला की आवाज ही प्रमुख होती थी। प्रियांशु का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो किसी से लड़ाई कर सकता, न उसके संस्कारों ने उसे मारपीट करना सिखाया था। फिर अखिला के चीखने चिल्लाने का कारण क्या था? रमाकांत और शारदा की समझ में कुछ न आता, पर उनके मन में भय बरसने लगा था। क्या प्रियांशु की अखिला के साथ शादी कर उन्होंने कोई गलती की थी? परिवार में रोज रोज की कलह कोई अच्छी बात नहीं। सभी अवसादग्रस्त रहने लगे थे। प्रियांशु माँ बाप से कोई बात नहीं बताता था, पता नहीं क्यों। आखिरकार रमाकांत और शारदा ने तय किया कि वही बेटे से बात करेंगे। रविवार का दिन था, सब लोग एक साथ नाश्ता कर रहे थे। अखिला उनके साथ ना नाश्ता करती थी, ना खाना खाती थी। प्रियांशु उसका नाश्ता खाना उसके कमरे में दे आता था। बेटा, तुम कुछ बताते नहीं हो, आखिर बहू को इस घर से या हमसे क्या परेशानी है? हम तो उसे एक शब्द भी नहीं कहते, वो अपने मन की करती है, फिर तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा क्यों? इतना कहकर शारदा चुप हो गई। रमाकांत ध्यान से प्रियांशु का मुंह ताक रहे थे। प्रियांशु ने अपना हाथ रोककर कहा, मम्मी, मैं खुद हैरान और परेशान हूँ। वो कुछ बताती ही नहीं, बस बात बात में गुस्सा करना और बात को बढ़ाते चले जाना उसका स्वभाव है। मैं चुप रहता हूँ, तब भी चिल्लाती रहती है। क्या वो स्वभाव से ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी है? हो सकता है, पर हम कुछ भी तो ऐसा नहीं करते जिससे उसे गुस्सा आए। कुछ समझ में नहीं आता। रमाकांत ने पहली बार अपना मुंह खोला था। क्या मैं उससे बात करूं? कर सकते हैं, पर वो बहुत बदतमीज है। जब मेरी नहीं सुनती तो आपकी क्या सुनेगी? कहीं गुस्से में आपकी बेइज्जती ना कर दे, प्रियांशु ने कहा। तो फिर उसने मम्मी पापा से बात करके देखते हैं, कुछ तो उसके स्वभाव के बारे में ही पता चले। रमाकांत ने आगे सुझाव दिया, देख लीजिए, जैसा आप उचित समझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, पर यही भय बना रहता है कि पता नहीं किस बात पर वो भड़क जाए। सच, प्रियांशु मानसिक रूप से बहुत परेशान था। अखिला के सारे प्रत्यक्ष प्रहार वही झेलता था। शारदा और रमाकांत बस उसे धीरज बंधा सकते थे। रमाकांत ने फोन पर अखिला के पिता अवनीश से बात की। अखिला के व्यवहार के बारे में विस्तार से बताने के बाद पूछा, भाई साहब, हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते कि उसे कोई कष्ट हो, पर पता नहीं उसे किस बात की तकलीफ है कि हर पल झगड़े के मूड में रहती है। अवनीश जी ने बताया, भाई साहब, अखिला बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव की है। हर काम में अपनी मनमानी चलाती है, चीख चिल्लाकर अपनी ही गलत सही बात मनवा लेती है। हमने सोचा था शादी के बाद ठीक हो जाएगी, पर भाई साहब, हम तो उसे किसी बात के लिए नहीं टोकते, न उसे कुछ करने के लिए कहते हैं। हमारा बेटा तो ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता, फिर भी, और वो कुछ बताती भी नहीं। कुछ कहे तो हम उसके मन की बात भी समझे। किसी दिन मैं पत्नी के साथ आकर उसे समझाऊंगा, कहकर अविनेश ने बात समाप्त कर दी। अगले सप्ताह अवनीश पत्नी के साथ रमाकांत के घर आए। उन्होंने अकेले में अखिला से बात की और दोपहर का खाना खाकर चले गए। उनके जाते ही जैसे घर में तूफान आ गया। अखिला ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा, आप लोग क्या समझते हैं अपने आप को? मैं क्रोधी हूँ, जिद्दी हूँ, झगड़ालू हूँ, तो आपको क्या? ये मेरा स्वभाव है, मैं इसे नहीं बदल सकती। अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ है तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लीजिए। मेरे मम्मी पापा से मेरी शिकायत करके आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। अखिला के वाक्यवार सीधे रमाकांत और शारदा के ऊपर चल रहे थे। शारदा और रमाकांत ने एक साथ आंखें फैलाकर अखिला को देखा।
मन में लज्जा और ग्लानि का भाव भी उपजा। ये उनकी बहू थी, कैसा सम्मान दे रही थी उन्हें। उनके मन में उसके प्रति कोई द्वेष न था। आज तक उससे ओछी बात न की थी, पर वो पता नहीं किस बात का बदला ले रही थी उनसे। उनकी क्या गलती थी? बस यही ना कि वो उनकी पुत्रवधू थी। अगर उसे इस घर में ब्याह कर नहीं आना था तो न आती, मना कर देती। उन्होंने कौन सी जबरदस्ती की थी? ब्याह में उसकी भी तो सहमति थी। रमाकांत ने कुछ कहना उचित नहीं समझा, पर शारदा ने पति का अपमान सहन नहीं किया। थोड़ा तेज आवाज में वो बोली, बेटा तू बेजबान गुड्डों की तरह बैठा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये किस तरह हमारी इज्जत उतार रही है, किस जन्म का बदला ले रही है ये? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? प्रियांशु को माँ की बात का दुख हुआ। उसने मन में साहस की बिखरी कड़ियां जोड़ी और कुछ तेज आवाज में कहा, अखिला मम्मी पापा से इस तरह बात करते हैं, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। मम्मी पापा की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह रे श्रवण कुमार, अखिला ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, आज पहली बार देख रही हूँ, मुंह में जबान भी है तुम्हारे। कल तक तो मेरे सामने मिमियाते रहते थे। प्रियांशु को क्रोध आ गया। अखिला अपनी सीमा पार मत करो। कल तक बात मेरी और तुम्हारी थी, आज तुमने मम्मी पापा को गाली दी है, उनका अपमान किया है, वो भी अकारण। मेरी समझ में नहीं आता तुम बेवजह घर में झगड़ा क्यों करती रहती हो? इससे तुम्हें कौन सा सुख मिलता है? पर एक बात समझ लो, तुम्हारे कर्म तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। एक दिन तुम पछताओगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? अखिला ने उसे चैलेंज किया। मैं क्या करूंगा ये मैं नहीं जानता, पर शांत जल के अंदर हलचल नहीं होती, उसमें लहरें नहीं उठती, ये मत भूलना। ओह, तो मुझे तूफान की धमकी दे रहे हो? यही तो मैं चाहती हूँ, तूफान आए और तुम सब उसकी चपेट में आकर तहस नहस हो जाओ। ऋचा ने चाय बनाई। तीनों ने साथ साथ चाय पी। चाय खत्म हुई तो बाई आ गई। वो उदास सी खड़ी शारदा और रमाकांत को देख रही थी। कई सालों से वो उनके घर में काम कर रही थी, अच्छी तरह सबके स्वभाव से परिचित थी। उनके ऊपर आई विपत्ति से वो परिचित थी। उसे दुख था कि कुदरत भी अच्छे लोगों को परेशान करती है, उन्हें कष्ट देती है। ऋचा ने उससे कहा, माला किचन में थोड़ी चाय बची है, उसे गर्म करके पी लो, फिर घर की साफ सफाई करो, मैं तब तक खाना बना लूंगी। दीदी चाय मैं बाद में पी लूंगी, पहले घर की सफाई करती हूँ, बहुत गंदा हो गया है। ठीक है, फिर ऋचा ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों तब तक नहा धो लीजिए, अभिनव ऑफिस से होकर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुबह अभिनव उनके साथ ही था। ऋचा को मम्मी पापा के साथ घर भेजकर वो ऑफिस चला गया था। अभिनव आया तो सब लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। खाते समय आगे की कार्रवाई पर विचार किया गया। शारदा ने पूछा, आगे क्या होगा? मुकदमा चलेगा, उसकी चिंता नहीं है। हमें सबसे पहले प्रियांशु की जमानत करवानी होगी। कैसे होगी? क्योंकि हमारे पास हमारी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। शारदा ने मायूसी से कहा, मारपीट का सबूत तो अखिला के पास भी नहीं है। ऋचा ने तर्क दिया, सही है, पर नवविवाहिता है, उसी ने मुकदमा लिखवाया है। जब तक हम कोई सबूत नहीं देंगे उसी की बात सच मानी जाएगी। ये तो गनीमत समझो कि उसने हमारे खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, वरना कभी जमानत न हो पाती। तो फिर अब क्या होगा? शारदा ने ही पूछा। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वकील का कहना है कि अखिला के बयान से ये स्पष्ट नहीं है कि हमारा उसके साथ मारपीट करने का क्या कारण है। केस की यही कमजोर कड़ी हमारे पक्ष में जाएगी। पर बेटा, मुकदमा तो ना जाने कितना लंबा चले, इतनी जल्दी फैसला कहाँ आएगा? तुम तो प्रियांशु की जमानत के लिए कुछ करो। मम्मी, आप इन जैसी शातिर लड़कियों को नहीं जानती। अभिनव ने हंसकर कहा, जब माँ बाप पर इनका जोर नहीं चलता तो ये ससुराल के लोगों को परेशान करती हैं। घरेलू हिंसा और दहेज का मुकदमा दर्ज करवाकर ये पति से अलग हो जाती हैं। फिर माँ बाप भी अपनी मर्जी इन पर नहीं चला पाते और तब ये अपनी प्रेमी के साथ शादी कर लेती हैं।
अखिला को उल्टी पट्टी पढ़ाने में अवश्य उसके प्रेमी का हाथ होगा। ऋचा ने कहा, हमें अखिला के प्रेमी का पता चल जाए तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। हाँ जरूर, पर पता कैसे चलेगा? अखिला के माँ बाप तो बताएंगे नहीं, तुम पता करो कैसे भी। शारदा ने उत्साह से कहा, जैसे अभी सब कुछ सुलझ जाएगा। मैं तो पता नहीं कर पाऊंगा, किसी प्राइवेट जासूस की सेवा लेनी पड़ेगी। तो जल्दी करो बेटे। प्राइवेट जासूस बहुत कुशल था। एक सप्ताह के अंदर ही उसने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट लाकर दी। केवल रिपोर्ट ही नहीं दी, साथ में सबूत भी दिए। अखिला की कॉल डिटेल्स और उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग के साथ साथ अखिला के साथ उसके प्रेमी की तस्वीरें भी प्रस्तुत की। रिपोर्ट देखकर सबके हृदय को भारी धक्का लगा कि एक लड़की अपने प्रेम के लिए किस तरह माँ बाप की इज्जत और अपना दाम्पत्य जीवन चौपट कर सकती है। अखिला इसकी जीती जागती मिसाल थी। रिपोर्ट से ये साबित हो गया था कि अखिला किसी लड़के को प्यार करती थी, पर जाति अलग होने के कारण उसके पिता उसके साथ अखिला की शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। अखिला का प्रेमी कोई अच्छा काम भी नहीं करता था। वो किसी कैटरिंग वाले के यहाँ काम करता था और किसी शादी ब्याह में अखिला से उसकी जान पहचान हुई थी। समझ में नहीं आता लड़कियां किस प्रकार प्रेम में अंधी हो जाती हैं कि उन्हें अपनी पारिवारिक मर्यादा और खुद के भविष्य का ख्याल नहीं रहता। प्रियांशु की जमानत के लिए रास्ता आसान हो गया था। अभिनव ने सारे सबूत अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जमा करवा दिए थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 सप्ताह की तारीख दी थी। शारदा और रमाकांत बहुत हैरान थे। कितने अरमानों से उन्होंने बेटे की शादी की थी, अपने व्यवहार और चरित्र से एक सुखी परिवार की स्थापना की थी, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए थे कि गलती से भी किसी को कष्ट न पहुंचे। पर उन्हें ऐसी बहू मिली थी जिसके लिए एक घटिया लड़के का प्यार महत्वपूर्ण था और उसका प्यार पाने के लिए वो अपने सुखी दाम्पत्य जीवन को भी आग में झोंकने पर आमादा थी। उन्हें जेल की यातना परेशान नहीं कर रही थी, उन्हें तो अखिला का व्यवहार परेशान कर रहा था। क्या इसके बाद वे किसी लड़की पर भरोसा कर सकेंगे, उसे बहू बनाकर अपने घर में ला सकेंगे? 1 सप्ताह बाद जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो शारदा, रमाकांत, अभिनव और ऋचा कोर्ट में मौजूद थे। अखिला भी अपने वकील और माँ बाप के साथ आई हुई थी। उसके वकील को प्रतिवादी पक्ष का नोटिस मिल चुका था। प्रियांशु के वकील ने एक एक सबूत जब अपने तर्कों के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए तो सबकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गई। खुद न्यायाधीश हैरान थे। अखिला और उसके माँ बाप सिर झुकाए एक तरफ खड़े हुए थे। उनके वकील की बोलती बंद थी। भले ही उसने सारे सबूतों को झूठ और गढ़ा हुआ बताया था, पर सच को चीखने की आवश्यकता नहीं थी। अखिला और उसके आवाज की रिकॉर्डिंग ने सारी साजिश से पर्दा उठा दिया था। अखिला ने अपने प्रेमी की सलाह पर ससुराल वालों पर मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। अखिला के वकील ने तर्क दिया, मिलॉर्ड, ये सारे सबूत झूठे हैं और जानबूझकर बेफिक्र किए गए हैं। इनकी कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई। इनको रिकॉर्ड पर लेकर मानवीय न्यायालय अपना समय बर्बाद कर रहा है। इनके बिना पर मुलाजिम को जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि इसकी फोरेंसिक जांच हो? अगर हाँ, तो वादी और उसके तथाकथित प्रेमी की आवाज के सैंपल लेकर जांच करवाई जाए। इस पर वकील ने अखिला और उसके माँ बाप की तरफ देखा। अखिला तो अपना सिर इस तरह नीचे झुकाए खड़ी थी जैसे किसी ने उसके ऊपर थूक दिया था। उसके माता पिता ने इनकार में सिर हिला दिया। वकील ने उनके पास आकर पूछा, जांच करवाने में क्या हर्ज है? अखिला के पिता ने कहा, मैं जानता हूँ ये सारे सबूत सही हैं। आगे जांच करवाकर मैं और फजीहत नहीं करवाना चाहता। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा।
आप इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। हालांकि कोई वकील ऐसा नहीं चाहता, वो किसी न किसी तरीके से मामलों को बढ़ाते रहना चाहता है, लेकिन यहाँ उसका तर्क किसी काम नहीं आया। अखिला के पिता से खुद न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपको मुलजिम की जमानत पर कोई एतराज है? नहीं मिलॉर्ड। वादी का क्या कहना है? अखिला थोड़ा आगे बढ़कर बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं, पर मैं अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती। ये बात मुकदमे के दौरान कहना। आज केवल प्रतिवादी की जमानत की सुनवाई हो रही है। अखिला ने सहमति दे दी। कोर्ट में प्रियांशु की जमानत मंजूर कर ली। शाम को वो जेल से छूटकर घर आ गया। अब सारी चीजें शीशे की तरह साफ थी। आसमान से धुंध छंट चुकी थी। अखिला के असामान्य व्यवहार का कारण पता चल गया था। रमाकांत के परिवार के पास ऐसे सबूत आ गए थे कि वे अगली 2-3 सुनवाई में मामले में बाइज्जत बरी हो सकते थे। मामले में बहुत ज्यादा गवाही भी नहीं थे। अखिला का बयान अहम था, पर सबूतों के मद्देनजर उसके बयान की धज्जियां उड़ जाएंगी। रमाकांत को अखिला के माता पिता की चुप्पी खल रही थी। वे उनसे बात करना चाहते थे जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी जिद्दी और क्रोधी है, हर प्रकार से अपनी बात मनवा लेती है, तो फिर उनके बेटे से शादी कर उन्हें क्यों मुसीबत में डाला? शादी भी हो गई तो क्यों नहीं अपनी बेटी को समझा पाए? घरेलू हिंसा का मामला दर्ज होने के बाद भी उन्हें सच्चाई से अवगत क्यों नहीं कराया? अपनी बेटी का ही पक्ष लेते नजर आए। रमाकांत ने अनीश को फोन किया। भाई साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या आप हमारे घर आ सकते हैं? अनीश ने शर्मिंदगी के साथ कहा। भाई साहब, मुझे खेद है कि अखिला की वजह से आपके परिवार को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। आप चाहते तो ये मुसीबत कम हो सकती थी। रमाकांत ने कुछ तल्खी के साथ कहा। मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। कोई भी बाप अपनी बेटी को जानबूझकर बर्बादी के गड्ढे में नहीं ढकेल सकता। वो जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, उसकी ना तो कोई सामाजिक हैसियत है और ना कोई अच्छा कमाने खाने वाला है। आप मुझे तो अपने दिल की बात बता सकते थे। रमाकांत ने कहा। भाई साहब, शादी ब्याह में कौन माँ बाप अपनी बेटी के प्रेम के बारे में बताता है? ये सब बातें तो छिपाई ही जाती हैं, पर मुझे नहीं पता था कि अखिला उस लड़के के बहकावे में आकर इस हद तक गिर जाएगी। उसे तलाक चाहिए था तो और भी तरीके थे। आपके खिलाफ हिंसा का मामला दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप उसे ये झूठा मुकदमा दर्ज करने से तो रोक सकते थे। इसी बात का तो मुझे मलाल है। वो आपके घर से निकलने के बाद सीधे थाने गई थी। मुकदमा दर्ज करवाकर ही घर वापस आई थी। मुझे पता ही नहीं चला। चलिए, अब आपके शर्मिंदा होने से भी क्या फर्क पड़ता है? आपके ऊपर जो कीचड़ उछलना था वो उछल चुका। हमारे जीवन में जो कष्ट लिखे थे वे हम भुगत चुके। अब सोचिए आगे क्या करना है। आपकी बेटी क्या चाहती है? आप लोग क्या चाहते हैं? अवनीश ने बहुत विनम्रता से पूछा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मुकदमा खत्म होगा तभी कुछ विचार करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इतना कष्ट झेलने के बाद, जेल की हवा खाने के बाद, क्या हम इतना उदार होंगे कि अखिला को अपने घर की बहू बनाकर रख सकेंगे? हाँ भाई साहब, ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता, पर आप बहुत उदार हैं, क्षमाशील हैं। अखिला की नादानी को भूलकर उसे माफ कर सकते हैं। उसने अपने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पर आप चाहेंगे तो। अवनीश ने जानबूझकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। आप एक बार अखिला से बात करके तो देखिए। अगर वो तलाक चाहती है तो हम सहज उसे देने के लिए तैयार हैं। अगर वो आपके घर जाना चाहे तो वो तो भरी अदालत में कह चुकी है कि हमारे यहाँ नहीं आना चाहती। फिर भी हमें प्रियांशु से बात करनी होगी। सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। एक बार हम उसकी जिंदगी नर्क बना चुके हैं, दोबारा उसे नर्क में नहीं ढकेल सकते। ठीक है, हम अखिला से बात करके 1-2 दिनों में आपसे मिलते हैं। उचित अवसर पर अवनीश ने अखिला को समझाते हुए कहा।
बेटा, अपने भविष्य के लिए तुमने जो रास्ता चुना है वो तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुमने देख लिया कि अब तुम मुकदमा नहीं जीत सकती। झूठे तथ्यों के आधार पर तुम्हें प्रियांशु से तलाक भी नहीं मिल सकता। अगर वे देना चाहेंगे तभी ये संभव है, पर इतनी मक्कारी और फरेब के बाद भी क्या तुम्हें अकल नहीं आएगी कि इज्जत पूरे वैवाहिक जीवन अच्छा है या सारे नाते रिश्तों को तोड़कर एक अजनबी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना। प्रेम विवाह में जीवन की कठिनाइयां बाद में दिखाई देती हैं। माता पिता की सहमति से तय वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते तलाशे जा सकते हैं, लेकिन प्रेम विवाह में पति पत्नी ही इन्हें दूर तक कर सकते हैं। कोई और रिश्तेदार उनके बीच में नहीं आता। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। अखिला मानसिक रूप से परेशान थी। वो समझती थी कि लड़ाई झगड़े से मामले सुलझ जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से तलाक मिल जाता है। यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया था। उसकी सारी गोटियां उल्टी पड़ गई थी। कुछ भी आसान नहीं लग रहा था। कोर्ट में मामला पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तब तक वो बूढ़ी नहीं हो जाएगी। उसका प्रेमी कब तक उसका इंतजार करेगा। वो समझती थी कि उसका प्यार ढका छिपा रहेगा और घरेलू हिंसा की आड़ में उसे तलाक मिल जाएगा, पर उसकी सारी पोल खुल गई थी। अब अगर वो अपने मामले को वापस लेती है तब भी प्रियांशु से तलाक लेने का उसके पास कोई आधार नहीं बनता। उसका मामला झूठ साबित हो गया था। मांगने से क्या प्रियांशु उसे तलाक देगा? उसे और उसके माता पिता को जेल भिजवाकर उसने अच्छा तो नहीं किया था, पर यही बात उसके पक्ष में जाती थी। उसके कर्म का देखते हुए शायद वो उसे तलाक दे दे। प्रियांशु उसके साथ बाकी जीवन क्यों व्यतीत करेगा? क्या प्रियांशु उसे माफ कर देगा? फिर भी उसे अभी भी आशा की किरण नजर आ रही थी। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो सही निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसने पापा से कहा, इतना सब होने के बाद क्या मैं प्रियांशु के साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर पाऊंगी? लगता तो नहीं है, पर अगर तुम खुद को सुधार सकती हो तो मैं समझता हूँ कि रमाकांत जी का परिवार तुम्हें माफ कर देगा। वे बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो सोच में पड़ गई, फिर बोली, अगर वे मुझे तलाक दे दे। अवनीश ने आंखें चौड़ी कर उसे देखा। प्रेम का भूत अभी तक तुम्हारे सिर से नहीं उतरा? पापा, आपने शादी के पहले मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसीलिए मुझे इतना प्रपंच करना पड़ा। अब मेरी सुन लीजिए, शायद बात बन जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं प्रियांशु के साथ खुश रहूंगी। मैंने उसे इतना कष्ट दिया है, उसके माँ बाप को जेल भिजवाया है। ऊपर से भले कुछ ना कहे, पर अंदर से कभी माफ नहीं करेंगे। तुम नहीं सुधरोगी। अवनीश गुस्से से उठकर अपने कमरे में चले गए। अखिला की मम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कैसी बेटी उन्होंने जनी है। वो अंदर ही अंदर गुस्से से उफन रही थी, पर कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। बेटी उसे अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। घर का माहौल बहुत विषैला हो गया था। अवनीश अपनी बेटी के कृत्य से बहुत दुखी थे। वे अकेले ही रमाकांत के घर गए। सबके सामने उन्होंने हताश स्वर में कहा, रमाकांत भाई, बुजुर्ग सही कह गए हैं। आदमी अपनी औलाद से हार जाता है। मैं हार गया। अखिला को समझाना कुदरत के भी वश में नहीं है। क्या चाहती है वो? रमाकांत ने स्पष्ट रूप से पूछा। किसी भी तरह प्रियांशु से तलाक चाहती है। कुछ पल के लिए सबके बीच डरावना सन्नाटा पसर गया। इस सन्नाटे के बीच बस सबके दिल धड़क रहे थे और सांसों की सरसराहट इस बात का यकीन दिला रही थी कि सभी जिंदा थे। रमाकांत का दिल पहले से ही चकनाचूर था। अखिला के अंतिम निर्णय से पारिवारिक जीवन के सुख चैन की अंतिम किरण भी बुझ गई थी। मरे से स्वर में उन्होंने कहा, अब भी अगर वो नहीं सुधरना चाहती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे आग से खेलने का शौक है तो अंगारे खाती रहे, बस हमें छुटकारा दे दे। हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है।
हम संबंध विच्छेद कर लेंगे। नहीं पापा, अचानक प्रियांशु की गंभीर आवाज गूंजी। क्यों? रमाकांत के मुंह से निकला। क्योंकि ऐसी झूठी और फरेबी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। विवाह एक सोचा समझा बंधन माना जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन एक अच्छे परिवार व समाज की सुदृढ़ नींव बनता है। हम अखिला जैसी लड़कियों के ओछे व्यवहार से विवाह जैसी संस्था को नष्ट नहीं कर सकते। उसे ये बताना जरूरी है कि वैवाहिक संबंधों को बिना कारण तोड़ना इतना आसान नहीं है कि वो आजाद होकर अपने प्रेमी से शादी कर ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? अखिला हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हम क्यों उसकी राह का रोड़ा बने? इससे हमें भी परेशानी ही होगी। परेशानी तो होगी, पर उसकी राह का रोड़ा बने बिना उसे सुधारा भी तो नहीं जा सकता। वो बेवकूफ है। उसने मेरे साथ ब्याह किया है, फिर भी दाम्पत्य जीवन में आग लगाकर वो प्रेमी के साथ घर बसाने के सपने देख रही है। उसे समझना होगा, ये इतना आसान नहीं है। तलाक मिलने तक वो बूढ़ी हो जाएगी। हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत जटिल है। तलाक लेने की प्रक्रिया तो और भी अधिक जटिल है। हमारा कानून विवाह को महत्व देता है, तलाक को नहीं। प्रियांशु ने कहा। इससे तो हम भी सालों साल कानूनी पछड़े में फंसे रहेंगे। हमारा पारिवारिक जीवन कष्टप्रद हो जाएगा। रमाकांत ने कुछ सोचते हुए कहा। पर हम गलत परंपरा को बढ़ावा भी नहीं दे सकते। अखिला शादी के पहले कुछ भी कर लेती, पर एक बार वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद उसकी गलत हरकतों को हम मान्यता नहीं दे सकते। हमारे परिवार से उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, फिर भी उसने हमें मुसीबत के जाल में फंसा दिया। इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।